हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 24 मई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। 8 अप्रैल से लेके आज तक की वीडियोस हमारी पेंडिंग थी। धीरे धीरे करके डे वाइज जैसे जैसे हम लोग डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देंगे, साथ ही साथ पेंडिंग वीडियोज़ भी अपलोड करते जाएंगे। मेरा टारगेट है 10 जून तक सारी पेंडिंग वीडियोज़ अपलोड हो जाएँ। साथ ही साथ नाबार्ड के भी पार्ट अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। आज एक पार्ट अपलोड हो चुका है, दूसरा पार्ट अपलोड हो जाएगा शाम तक। मॉक टेस्ट 3 भी अपलोड होना है आज रात तक, ठीक है। निश्चिंत रहिए, सारी पेंडिंग वीडियोस जल्द से जल्द कवर हो जाएंगी। और कोविड कैसे चल रहा था, हम लोग भी बच गए, आप लोग भी सेफ रहिएगा। हालांकि कई सारे लोग दुनिया छोड़ चुके हैं और इस सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ है। कोविड ने नहीं मारा है, मैं ये कहूँगा सबको, लेकिन सिस्टम ने मार दिया लोगों को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये हर वर्ष किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर वर्ष 22 कब 22 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी 22 मई को यूनाइटेड नेशन द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व किया गया। 2021 में इसका थीम क्या था? तो 2021 में थीम था वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। क्या था? वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो इस बार का थीम था वो लास्ट टाइम के स्लोगन को कंटिन्यू करता है। लास्ट टाइम का थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, और इस बार का थीम क्या है? वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, हर वर्ष 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्व किया जाता है। कौन ऑब्जर्व करता है? यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो ग्रुप, इन्होंने एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप लॉन्च किया है, हीरो वायर्ड। आपको पता है हीरो ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आजकल कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमें पूरी प्रिपरेशन करके जानी चाहिए। हीरो वायर्ड एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जिसको हीरो ग्रुप ने इस्टेब्लिश किया है। हीरो ग्रुप की स्थापना हुई थी 1984 में। 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तो उसकी खुशी में हीरो ग्रुप की स्थापना कर दी गई थी। मुंजल फैमिली इसको लीड करता है हीरो ग्रुप को। इसने एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप लॉन्च किया है जिसका नाम है हीरो वायर्ड। बस इतना याद रखिए, एंड टू एंड लर्निंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है हीरो वायर्ड। हीरो वायर्ड एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जिसको लॉन्च किया है किसने? हीरो ग्रुप ने। हीरो ग्रुप की बात आई है क्योंकि ये एक 2 व्हीलर ऑटो कंपनी है, तो कुछ दिन पहले एक और 2 व्हीलर ऑटो कंपनी ने एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल सब ब्रांड बनाया था। उसका नाम क्या है? हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन का जो डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल सब ब्रांड है उसका नाम है लाइव वायर। इतना याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं लाइव वायर। लाइव वायर किस ऑटो नहीं 2 व्हीलर कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल सब ब्रांड है? तो हार्ले डेविडसन का। और हीरो मोटर कॉर्प आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी के लिए मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क 2 का फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया गया है। आपको बताने किसने डेवलप किया है? तो MME मार्क 2 इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है फर्स्ट प्रोटोटाइप। BEML भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये देख लीजिए, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इन्होंने फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया है MME मार्क 2 इंडियन आर्मी के लिए। MME मार्क 2 मतलब मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क 2। ये क्या करेगा? जितनी भी माइंस होती हैं धरती के नीचे दबा देते हैं ना आतंकवादी लोग, इंडियन आर्मी के जवान जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, कई बार ब्लास्ट हो जाता है, तो उनको ट्रैक करने का काम करेगा। तो MME मार्क 2 भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने बनाया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की बात करें, 1964 में स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन एंड MD कौन है? CDK होता। भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड, याद रखिएगा, ये एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट का। साथ ही साथ इंडिया में जो अर्थ मूविंग सेक्टर है उसका 70% मार्केट भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड के पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो KYC सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए किस इंडियन बैंक द्वारा हाइपरवर्ज के साथ पार्टनरशिप की गई है? तो रिसेंटली SBI ने, किसने? SBI ने हाइपरवर्ज के साथ पार्टनरशिप की है वीडियो KYC सॉल्यूशन के लिए। KYC मतलब नो योर कस्टमर। वीडियो KYC सॉल्यूशन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाइपरवर्ज के साथ पार्टनरशिप की है। कोविड क्राइसिस चल रहा है तो लोग बैंक जाके अकाउंट नहीं खुलवा पा रहे हैं, लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए SBI ने वीडियो KYC सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जिसके लिए SBI ने हाइपरवर्ज के साथ पार्टनरशिप की है। आज SBI का कहना है वीडियो KYC सॉल्यूशन में ये 10 गुना इंप्रूवमेंट
दिलवाएगा। तो याद रखिएगा, एसबीआई ने हाइपरवर्ज के साथ पार्टनरशिप की है वीडियो केवाईसी सोल्यूशन के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1921 में 3 प्रेसिडेंसीज बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया था 1921 में। बाद में वही 1955 में एसबीआई बन गया। तो 1955 में एसबीआई की स्थापना हो गई। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। एसबीआई में 4 एमडी होते हैं। कितने? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जिसका नाम है डिप कोवन किट, ये किसने डेवलप की है? तो डिप कोवन किट ये डेवलप की है डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने। ये देख लीजिए, डीआरडीओ द्वारा एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप की गई है जिसका नाम है डिप कोवन किट। बस इतना याद रखिए, एग्जाम में आपसे पूछेंगे अगर कि डिप कोवन किट ये किसने डेवलप की है, तो डीआरडीओ ने डेवलप की है। ये डिप कोवन किट की खास बात क्या है? जो स्पाइक्स होते हैं या फिर न्यूक्लियोकैप्साइड होते हैं उन दोनों को ट्रेस कर सकता है 97% सेंसिटिविटी के साथ, यानी कि एग्जैक्टली बता देगा आपको कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं। स्पाइक क्या होते हैं? ये प्रोटीन से बने होते हैं जिनके माध्यम से ही कोविड वायरस जो है आपकी बॉडी में एंटर करता है। तो डिप कोवन किट ये डीआरडीओ ने बनाई है। आईसीएमआर ने अप्रूवल दे दिया है। ये देख लीजिए, 75 मिनट में ही अच्छा खासा रिजल्ट दे देता है। ये कुछ समय पहले ही जो डीसीजीआई है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसने डीआरडीओ की वैक्सीन ही ड्रग, दवा को, वैक्सीन नहीं, ड्रग को मान्यता दी है जिसका नाम है 2DG। तो 2DG भी डीआरडीओ का ड्रग है जिसको आईसीएमआर ने मान्यता दी है, इतना याद रखिएगा। डीआरडीओ की बात करें 1958 में स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी जिनका कार्यकाल काफ़ी टाइम बढ़ाया चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन हॉकी प्लेयर को जो हॉकी फेडरेशन की, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की एथलीट कमेटी है उसमें मेंबर के तौर पर रीअपॉइंट किया गया है? तो PR श्रीजेश को। किसको? PR श्रीजेश को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन या फिर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी एथलीट कमेटी में मेंबर के तौर पर चुना गया है। ये हैं PR श्रीजेश। 2017 में चुने गए थे, अब दोबारा से इनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कमेटी में चुना गया है मेंबर के तौर पे। तो बस इतना याद रखिएगा, PR श्रीजेश इनको रीअपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलीट कमेटी में। ये जो कमेटी है इसके चेयरपर्सन कौन है? तो USA के स्टीव हॉर्गन इसके चेयरपर्सन है, इतना याद रखिएगा। FIH की बात करें, इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी, 1924 में स्थापना हुई थी, लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। CEO है थियरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा जितने भी KYC कंप्लायंट PPIs हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट की लिमिट है उसको 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो RBI ने KYC कंप्लायंट PPIs की जो आउटस्टैंडिंग लिमिट है उसको 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। कितना? 2 लाख। यानी कि अब आप पेटीएम के प्रीपेड जो इंस्ट्रूमेंट हैं उससे 1 लाख तक की, मतलब कि 2 लाख तक की आउटस्टैंडिंग बेयर कर सकते हैं। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जिसमें आपको पहले पैसे डालने पड़ते हैं, फिर आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका प्रीपेड मीटर होता है, जितना पैसा दिया आपने उतना ही बिजली का बिल यूज़ करेंगे, मतलब बिजली यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ कट जाएगा ऑटोमेटिक। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यानी ये जो लिमिट बढ़ाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि RBI ने कहा है कि 31 मार्च 2022 तक जितने भी मोबाइल वॉलेट्स हैं ये इंटर ऑपरेबल हो जाने चाहिए। ये डेट याद रखिएगा, टॉप डेट, ठीक है। बाकी RBI के विषय में पता है 1935 1 अप्रैल को स्थापना हुई थी। RBI एक्ट कब पास हुआ था? 1934, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर पास हुआ था। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? 25th, तो शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 का फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जा रहा है? तो 2022 का फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है। कौन? इंडिया। बस इतना ही याद रखिए, 2022 का फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा अक्टूबर 2022 में। 2021 में होना था लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया। 2020 में होना था फिर कैंसिल हुआ था, 2021 में होना था फिर कैंसिल हुआ, कैंसिल होता रहेगा। खैर अगले साल ना कैंसिल हो जाए, बस इतना याद रखिएगा। 2017 में इससे पहले इंडिया ने फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप को भी होस्ट किया था। ये जो अंडर-17 होता है इसमें 17 वर्ष तक के ही युवा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज कौन करता है फीफा के वर्ल्ड कप को? तो फीफा खुद ही इसको ऑर्गेनाइज करता है। 2008 से इसकी शुरुआत की थी अंडर-17 वाले की। इवन नंबर ईयर्स में होता है। अब जब हो पाएगा तब तो इवन नंबर्स में होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ जो है युवा कैंपेन रन कर रहा है किस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर? तो एक्चुअली युवा कैंपेन नहीं है, एक इनिशिएटिव है, इतना याद रखिएगा। कैंपेन में आपको बताता हूँ, युवा इनिशिएटिव के तहत एक कैंपेन लॉन्च किया गया। यूनिसेफ जो है
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ स्पोर्ट हालांकि मर्ज हो गई है, इस क्वेश्चन में कई सारे मिस्टेक्स हैं, तो बस इतना याद रखिएगा। यूनिसेफ द्वारा युवा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ मिलकर रन किया जा रहा है। हालांकि आप देख लीजिए यंग वॉरियर एक कैंपेन है जिसको युवा इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया है यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। ये यंग वॉरियर ये इनिशिएटिव या फिर कैंपेन, इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है कोविड-19 क्राइसिस के दौरान यंग लोगों को इकट्ठा करना और उनको 10 रीजनल लैंग्वेज में ऑनलाइन ऑफलाइन टास्क प्रोवाइड करना। तो याद रखिएगा युवा इनिशिएटिव के तहत यंग वॉरियर कैंपेन यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर रन कर रहा है। देख लीजिए यंग वॉरियर। यूनिसेफ की बात करें, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड 1946 में स्थापना हुई थी, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं इसका ईयर। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, हेनिटा H4 इसकी हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBDT द्वारा फिनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए जो टैक्स रिटर्न का असेसमेंट है उसको बढ़ाकर कितने महीने के लिए टाल दिया गया? तो सितंबर 30 तक आप टैक्स असेसमेंट सबमिट कर सकते हैं। पहले ये जुलाई था, ये देख लीजिए, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी गई है टैक्स असेसमेंट की डेट, CBDT ने बढ़ा दी है। इनकम टैक्स एक्ट के बाद इन दोनों की स्थापना की गई थी 1963 में। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इनकम टैक्स एक्ट का पास हुआ 1961 में, CBDT और CBSE की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। बस आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ सकते हैं, अगर अगले महीने तो कोई एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है, उससे अगले महीने का अगर कोई एग्जाम हुआ तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि पहले टैक्स असेसमेंट की डेट क्या थी? तो 31 जुलाई 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्सिलोना विमेंस फुटबॉल क्लब द्वारा इसने चेल्सी विमेंस फुटबॉल क्लब को जीत किया है, मतलब कि बीट कर दिया है विमेंस चैंपियन लीग ट्रॉफी में। आपको पता है ना बार्सिलोना फुटबॉल क्लब किस कंट्री का फुटबॉल क्लब है? तो स्पेन। आपको पता है कपड़ों का एक बहुत बड़ा ब्रांड है बार्सिलोना, स्पेन का ही ब्रांड है ना, ये देख लीजिए। बार्सिलोना स्पेन का फुटबॉल क्लब है। इन्होंने चेल्सी जो कि यूके का फुटबॉल क्लब है उसको हरा दिया है, विमेंस चैंपियन लीग ट्रॉफी जीत ली है, यानी कि फाइनल में हराया है। तो देखिएगा बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने चेल्सी फुटबॉल क्लब को हरा दिया। चेल्सी फुटबॉल क्लब का कहाँ का है? यूके का है। बार्सिलोना स्पेन का पहला फुटबॉल क्लब हो गया है जिसने विमेंस चैंपियन लीग जीती है। ये फुटबॉल क्लब यानी फुटबॉल की एक ट्रॉफी है। बार्सिलोना कहाँ का है? स्पेन का। यहाँ देख लीजिए स्पेन मैप में, कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सैंचेज। ये यहाँ पे देख लीजिए बार्सिलोना और मोरक्को, इनके बीच में क्या है? एक जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है, ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये जिब्राल्टर छोटा सा बना है, मैं चाहूँ तो जूम कर दूँ, आप पढ़ सकते हो उसको, ये देख लीजिए जिब्राल्टर। खैर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि BPL कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जितने भी कोविड-19 पेशेंट हैं उनका सारा एक्सपेंस गवर्नमेंट बेयर करेगी? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है BPL कैटेगरी से आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज करवा रहे हैं तो आपका सारा तो नहीं, कुछ कहा, ये देख लीजिए 35,000 रुपये तक का जो है असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है BPL कैटेगरी से है और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप अपना इलाज करवा रहे हैं, कोविड-19 पेशेंट हैं, तो आपको पैसे दिए जाएंगे। देखिए अगर आप आयुष्मान भारत में कवर नहीं है, हालांकि आयुष्मान भारत में कवर होने का फ़ायदा थोड़ी ना मिल पा रहा है। भोपाल में एक चिरायु हॉस्पिटल है, चिरायु हॉस्पिटल, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। खैर तो उन्होंने कहा है कि हम इलाज नहीं कर सकते आयुष्मान भारत योजना के तहत कोविड-19 क्राइसिस के लिए। खैर हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं, राजनीति का विषय है। हमें इतना याद रखना है कि हरियाणा ने कहा है कि BPL कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 35,000 तक का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। हरियाणा आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा सा राज्य है हरियाणा। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा इसलिए बहुत चर्चा में है क्योंकि इंडिया का पहला स्टेट है हरियाणा जिसने कहा है कि कोविड रिलेटेड डोनेशन करने वाली सारी कंपनियों की GST वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। कोविड रिलेटेड डोनेशन करने वाली सारी कंपनियों के GST वेव ऑफ कर दिए जाएंगे एज पर हरियाणा गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच कहूँ तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो याद रखिएगा नीना गुप्ता, बस एग्जाम में यही पूछेंगे। सच कहूँ तो, अरे कह दो भाई, सच पूछना क्या इसमें? सच कहूँ तो नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी है। ये हैं नीना गुप्ता, इनको तो आप पहचानते होंगे, बैड रोल किए हैं इन्होंने, विलेन की भूमिका निभाई है। सच कहूँ तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आज तक ये सच नहीं कह पाएंगे। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है एज पर रिसेंट ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स? अब ये चर्चा में इसलिए, देखिए डेली ये इंडेक्स जारी होता है तो हम डेली तो याद नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा में इसलिए है क्योंकि कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन तो यही हैं, लेकिन सेकंड जो रिचेस्ट हैं
वो बन गए हैं गौतम अडानी। अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको पूरी, ये देखिए, ये है गौतम अडानी, एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। फर्स्ट कौन है? अंबानी जी। चर्चा में इसलिए है क्योंकि चाइना के जो बोटल किंग हैं जोंग सैन, उनको पीछे छोड़ के गौतम अडानी एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में किसको पीछे छोड़कर गौतम अडानी एशिया के सेकंड पर्सन हुए थे, तो आप अली बाबा मत लगा दीजिएगा, ठीक है। जोंग सैन, इनका नाम याद रखिएगा। बाकी अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मुकेश अंबानी की रैंक है 13th और 14th है गौतम अडानी की। अच्छा, वर्ल्ड वाइड टॉप कौन कर रहा है? जेफ बेजोस, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियामी नाओमी मताफा ये किस कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समोआ, ये कंट्री आपने पहले नहीं सुनी होगी। समोआ की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ये देख लीजिए, फियामी नाओमी मताफा, ये नाम याद रखिएगा और इस कंट्री का नाम याद रखिएगा, समोआ। ये देख लीजिए समोआ, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है ये कंट्री समोआ, और न्यूजीलैंड के नॉर्थ में है। कैपिटल क्या है? आपिया, करेंसी है ताला। तो याद रखिएगा, फियामे नाओमी मताफा समोआ की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सुंदरलाल बहुगुणा और दिनेश मोहन दोनों का निधन हो गया। बहुत फेमस पर्सनालिटी थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, जाने माने इन्वायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद। 94 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। टिहरी डैम का विरोध कर रहे थे, ये चिपको आंदोलन चलाया था जो कि 1973 में चला था। सुंदरलाल बहुगुणा, नाम याद रखिएगा। उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। देवप्रयाग, देवप्रयाग में किसका किसका संगम हुआ है? अलकनंदा और भागीरथी। याद ना हो तो याद रख लीजिएगा, खैर छोड़िए। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर दिनेश मोहन, इनका निधन हो गया। ये हैं दिनेश मोहन, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर। ये इंपॉर्टेंट नहीं देखने की, सुंदरलाल बहुगुणा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन, आई होप कि आप इन दोनों का जवाब आसानी से दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद। ध्यान रखिएगा अपना।